नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर वेनेजुएला टेकओवर के बाद यूएस में हमने यहां पर कुछ बहुत गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी है। ब्रेंट का काफी हद तक यही सीन है। वेनेजुएला से यहां पर ज्यादा कच्चा तेल निकल के आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी यूएस की तरफ से और सप्लाईज शायद बढ़ेंगी। उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में इमीडिएटली आता हुआ देखा है। लेकिन ये लॉन्ग ड्रॉन गेम के हिसाब से कैसे देखना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने चांदी की, क्योंकि जिस तरह के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स फिलहाल प्ले आउट कर रहे हैं उसका पूरा फायदा हमने सेफ हेवन्स में आता हुआ देखा है। सोने में करीबन आधे % की तेजी तो चांदी 4% की बढ़त के साथ कारोबार करती हुई। हमारे साथ इन सब पर बात कर रहे हैं एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना, जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े और निर्मल बांग सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर सुराना, पहले आपसे समझना चाहेंगे जो जियोपॉलिटिक्स है और उसका जो इमीडिएट हमने इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में आता हुआ देखा है, कैसे उसे आप रीड कर रहे हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार को लगता है कि वेनेजुएला बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था और अगर यूएस लेता है और जिस तरह से यूएस कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी तो शायद सैंक्शंस हटेंगे, प्रोडक्शन रिवाइवल होता हुआ नजर आएगा और इस नैरेटिव के साथ फिलहाल बाजार काम कर रहे हैं। नमस्कार मनीषा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना। आपको भी। कच्चे तेल का जहां तक सवाल है, इसको हम 3 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक ओवरऑल डिमांड सप्लाई, एक जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, थोड़ा रिस्क एंड स्पेकुलेशन, ये तीसरा एलिमेंट है। तो सबसे पहले यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जो वेनेजुएला में जो अभी हाल फिलहाल जो चीज हुई है उसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ये है कि सैंक्शन जो लगे हुए थे वो शायद हट जाएं, तो उससे कुछ तेल जो बाजार में आ जाए। लेकिन ओवरऑल वेनेजुएला जो अभी प्रोड्यूस करता है या वो अराउंड 0.6-0.7 मिलियन बैरल्स पर डे है। और वैसे कहा जाता है कि उनके पास तेल के बहुत बड़े भंडार हैं, विश्व में सबसे ज्यादा भंडार उनके पास है, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा उनके पास भंडार है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, यदि उनका हाईएस्ट भी देखा जाए 1970 या करीब, तो शायद 3-3.5 मिलियन बैरल पर डे से कभी ज्यादा नहीं गया। लेकिन फिलहाल इवन 2000 में देखा जाए तो वो 2 मिलियन बैरल से भी कम था। तो इसको इमीडिएट प्रोडक्शन में लाने में वक्त लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो वेनेजुएला का जो क्रूड क्वालिटी है वो थोड़ा हेवियर एंड पर है, तो उसको प्रोडक्शन करने में भी थोड़ा तकलीफ होता है। ये जैसा यूएस में फ्रैकिंग वगैरह से जो या शेल ऑयल जिस तरह के जितनी जल्दी आप बाजार में ला सकते हैं या जितना जल्दी उसको एक्सीलरेट कर सकते हैं, उस तरीके से वेनेजुएला ऑयल फील्ड को आप नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकली रिजीम चेंज हुआ या जो भी हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें तो जस्ट रिजीम चेंज हो जाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा मानना गलत होगा। जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होंगे, क्योंकि ऑयल सेक्टर में वैसे भी थोड़ा गेस्टेशन पीरियड ज्यादा रहता है, इन्वेस्टमेंट हैवी रहता है। तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला में इवन यदि सब कुछ सेटल हो जाए, और उसमें एक बड़ा एलिमेंट है कि क्या ये स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा या इट विल गो थ्रू टर्मोइल, उसका को देखते हुए मुझे लगता है कि इसको वेनेजुएला के रैंप अप करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला का जो प्रोडक्शन है, जो पॉसिबिलिटी है रैंप अप की, जो इसकी स्मूथनेस होनी चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उन सबको देखते होते मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला का जो इम्पैक्ट इमीडिएटली ऑयल मार्केट पे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन यदि ओवरऑल डिमांड सप्लाई की बात करें तो जैसे अभी हाल फिलहाल ओपेक ने कहा है कि वो अभी प्रोडक्शन को स्टडी रखेंगे। जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है उससे नॉर्मली 2026 में एजेंसीज की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन है, लेकिन सरप्लस ही माना जा रहा है। डिमांड साइड पे ऐसा कोई इमीडिएट ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है जिससे डिमांड में जो मॉडरेशन है वो सेटल हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है 2026 जो है वो ऑयल सरप्लस ही माना जाएगा। रिस्क पर से बात करें तो जहां कुछ जगह यदि मान लीजिए यूक्रेन चीज सेटल हो जाए या गाजा का जो फ्रेगाइल वो है वो सेटल हो, लेकिन नई फॉल्ट लाइंस खुल रही है, आपका ईरान में थोड़ा इशू चल रहा है, यमन में थोड़ा इशू है। सो रिस्क परसेप्शन थोड़ा बना हुआ है, कहीं सेटल हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑयल में ये जो रेंज है आपकी 58 से 62, यही चलने का चांस है। इसमें ऐसा नहीं कि एकदम क्रैश होने का चांस है, क्योंकि इमीडिएट सप्लाई उतना आना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत फ्लेयर अप हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें सेटल हो रही, कुछ चीजें चल रही। तो मेरे ख्याल से ये 60 की रेंज ही चलेगी अभी फिलहाल तो।
पॉइंट टेकन। मिस्टर सुराना, जैसे आपने कहा कि एक जीरो सम गेम है, स्पेशली वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ऐसा लगता नहीं है, और जिस तरह से ये अटैक हमने होता हुआ देखा है, ऑयल फैसिलिटीज़ या ऑयल प्रोडक्शन को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है उससे, तो वो भी एक चीज़ देखने वाली है। जस्ट एडिंग टू आगे जाकर और क्या कंसर्न्स हैं, जैसे आपने बोला ईरान एक और चीज़ है, और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आई हैं कि क्यूबा हुआ, मेक्सिको हुआ, कोलंबिया हुआ, ये अगली स्टेट्स हो सकती हैं, इनको नज़र रखनी चाहिए, तो हम कहेंगे जियो पॉलिटिक्स के तौर पर चीज़ें ठंडी होती हुई एज ऑफ नाउ नहीं लगती। देखिए, हर दिन नया दिन है आजकल के तारीख में, तो जिस तरीके से चल रहा है, सो यू नेवर नो आपका जब सुबह उठे तो ट्विटर में क्या आए और कहाँ पर कुछ हो जाए। लेकिन फिलहाल मतलब बहुत जियोपॉलिटिक्स लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, क्योंकि टैरिफ चीज भी काफी अनसर्टन चल रही है, उसमें भी सेटलमेंट उतना नजर नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में रोज नई चीजें नजर आ रही है, जहां पर काफी दिनों से शांति बनी हुई थी, और जो चीजें सेटल होनी है वो उतना जल्दी सेटल हो नहीं रही है। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से फॉल्ट लाइन कभी थोड़ी बनी हुई लग रही है। एब्सोल्युटली। मिसेस राणा, एक और सवाल, और ये यूएस प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड एयरफोर्स जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि वेल यस, इंडिया ने यहाँ से रशियन क्रूड इंपोर्ट करना कम किया है, नहीं करते तो टैरिफ बढ़ाने में बहुत टाइम हमें भी नहीं लगता। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं, और अभी भी यहाँ पर यूएस इंडिया का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इंडिया ने रशिया से कम किया है, यूएस से इंक्रीज किया है, ऑफकोर्स इंडिया का पोर्टफोलियो बड़ा है इन सेंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। 2026 कैसा प्लान होता हुआ देखते हैं भारत के लिए? देखिए, भारत ने हमेशा से अपनी नीति जो रखी है उसमें हमने ये देखा है कि जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली, टेक्निकली, वो हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा थोड़ा तो जियोपॉलिटिक्स का छाया रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने अभी तक इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। और जो हमारी जो एक नॉट बिलोंग टू वन ब्लॉक की जो नीति थी वो हमने बरकरार रखी है। तो हमने अभी विदाउट गेटिंग स्वेड बाय नरेशन हियर और देयर, हमने एक हमारा नरेशन बनाया हुआ है। हमने हमारे क्रूड सप्लाई के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है, हमने हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनसे संबंध बनाए रखे हैं, और हमने नए हमारे रिलेशन भी कायम किए हैं इस कच्चे तेल के सप्लाई के मामले में। तो मेरे ख्याल से आगे भी 2026 में मेरे ख्याल से इंडिया यही नीति बरकरार रहेगा, और यदि टैरिफ इश्यूज सेटल होते हैं तो उससे चीजें काफी सॉल्व हो सकती है मेरे ख्याल से। लेकिन एक और भी चीज है कि एक नरेशन रहता है सैंक्शन का और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, उसमें थोड़ा फर्क है। तो मेरे ख्याल से जो सैंक्शंस वाली जो चीजें थी वो मार्केट अभी अब्जॉर्ब। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये गैस पर है, और क्योंकि वेनेजुएला सिर्फ क्रूड ही नहीं, गैस एंड काफ़ी सारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएस के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स में हमने रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। इंडिया हमेशा से अपना ऑयल एंड गैस मिक्स सही करना चाहता है। आपको लगता है गैस एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन रह सकता है इस साल के लिए? गैस एज फार एज यूएस इज कंसर्न एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन रह सकता है, क्योंकि यूएस में गैस की सप्लाईज जो बढ़ गई थी फ्रैकिंग वगैरह के बाद में, लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज थी वो उतना डेवलप नहीं थी, क्योंकि यूएस नॉर्मली एक्सपोर्ट नहीं करता था पहले। लेकिन अब वो सब जो फैसिलिटीज जो अभी वो कुछ साल से बना रहे थे वो सब कमीशनिंग में आ गई हैं। तो एलएनजी एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और इंडिया साइड पर गैस की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया गैस की जो टोटल हमारी एनर्जी बास्केट में उसमें उसका शेयर भी बढ़ाने के लिए काफी कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। एनवायरमेंटल बेसिस भी गैस थोड़ी चीपर है, और चूंकि हम गैस एक एलपीजी का अल्टरनेटिव, और एलपीजी हम काफी इंपोर्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से गैस एक अच्छा नरेशन है यूएस के साथ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, या जो करंट डेफिसिट की जो हमारी उनके साथ जो संभावना है उनको सेटल करने में। और अदरवाइज गैस जो है हमारे कतार से आती है, बाकी दूसरी कंट्रीज से आ रही, तो उसमें यूएस एक अच्छा एडिशन है मेरे ख्याल से। Well, absolutely. मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स यूएस वेनेजुएला में तो रिएक्ट करने के लिए ही, और साथ में सारी बड़ी जो चीज़ें हैं 2026 में जिनके ऊपर नज़र रखनी है उसके ऊपर भी बात करने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि एक रीबाउंड हमने यहाँ पर सेफ हेवन के तौर पर आता हुआ देखा है। गोल्ड के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है, एक बढ़त देखने को मिली है। तो वहाँ पर सोना है 1.25% की तेज़ी के साथ 1,37,000 के लेवल्स यहाँ पर वापस लौटते हुए, और वो चांदी है 3% की तेज़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4%, 4.5% तक की भी बढ़त यहाँ पर एक समय में देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 2,45,000 के आसपास यहाँ पर चांदी फिर से आती हुई। कुणाल, कैसे देखते हैं सोने चांदी दोनों के ही प्राइसेस?
वेल मनीषा जी, ये जो भी अभी वीकेंड में डेवलपमेंट आए हैं वो बहुत बुलिश है गोल्ड और सिल्वर के लिए। सो मैं इसे, ये जो वेनेजुला के ऊपर ट्रम्प ने इमीडिएटली उनके प्रेसिडेंट को वहां से किडनैप करके यूएस लेके गए और वहां पे वहां पे स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा लग रहा है कि अपनी गवर्नमेंट। सो आई थिंक दिस शुड बी व्यूड एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग retaliation by US against the de-dollarization। चाइना, ब्राजील, रशिया जो मिलके de-dollarization की तरफ जा रहे थे, so there is a strong retaliation by the US towards it। और उनके जो स्टेटमेंट आए लगातार, क्यूबा जैसे आपने कहा, ग्रीनलैंड सवेरे, इंडिया को भी कह दिया सवेरे। सो मुझे लगता है कि ये जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो तेजी से अभी आगे जाएगी। तीसरा चीज जो आज सवेरे हमने देखा है, यूएस की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से पुष्टि होती हुई आई है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। सो ये सब अगर आप सम अप करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर का ये साल बड़ा क्रैश होना बहुत एविडेंट नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है ये डी डॉलराइजेशन, जितना ये लोग चाइना के अगेंस्ट बोलेंगे, इतना चाइना तेजी से डी डॉलराइजेशन करेगा। चाइना ने अभी तक $35 बिलियन की यूएस ट्रेजरी बेची है, ओके, लास्ट 3-4 महीने में। जस्ट अज्यूम कि अभी आने वाले 3 महीने में वो $100 बिलियन का गोल्ड बाय करके और $100 बिलियन की ट्रेजरी बेचेगा तो क्या होगा। सो इट्स अनथिंकेबल सिनेरियो फॉर यूएस। सो मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर तेजी से, गोल्ड स्पेशली मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा गोल्ड पे। सिल्वर पे वॉलेटिलिटी बड़ी आती है, बट गोल्ड मुझे लग रहा है स्टेडीली बढ़ता रहेगा ये जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद। एंड चाइना विल एग्रेसिवली ट्राई टू बाय गोल्ड एंड डंप द यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे अभी प्रॉक्सी कोल्ड वॉर एक नए लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। यूएस और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, नाउ दैट इज टेकिंग अ न्यू मोमेंटम। चाइना वेनेजुला से चीप ऑयल इंपोर्ट करता था, अभी वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। सो चाइना इज नॉट गोइंग टू लाइक इट एंड चाइना इज ऑब्वियसली गोइंग टू, दोनों एक दूसरे के ऊपर वेपन, मिलिट्री, कोई मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक नहीं कर सकेगा, बोथ अ न्यूक्लियर पावर। तो ये लोग ऐसे ही एक के बाद एक स्ट्राइक करते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि चाइना ये साल में यूएस की ट्रेजरी को डंप करेगा और सामने गोल्ड लेता रहेगा। सो मैं ऐसा मान रहा हूं कि गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी, मंदी में मत रही है। ये डिमांड सप्लाई ड्रिवन कुछ नहीं चल रहा है, ये टोटल जियोपॉलिटिक्स के द्वारा मार्केट चल रहा है। सो गोल्ड में आई थिंक $4,500, $4,550 शुड कम वेरी फास्ट। और मंदी का ध्यान नहीं है, बहुत तेजी का ध्यान बैठ रहा है। इंडिया में 1,44,000 45,000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं गोल्ड में। ऑल राइट, तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर सोने चांदी में है। जिस तरह का जियो पॉलिटिक्स है, जिस तरह की खरीदारी है, डी डॉलराइजेशन है, उन सब का इशारा यहाँ पर यही है कि सोना चांदी ऊपर जाएगा। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ राजेश रोकड़े जी भी होंगे। जिस तरह से कुणाल ने हमें बताया कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा और राजेश जी की क्या राय है, वो जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े अब हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार। और जिस तरह से सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली है 2026 में फिर से, और जैसे कुणाल हमें लगातार बताते रहते हैं कि यहाँ से और तेजी की ही उम्मीद की जानी चाहिए, किस तरह से आप इस तैयारी को देखते हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से? क्योंकि 2025 में ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी। अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डेवलपमेंट्स हैं 2026 की शुरुआत में, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस? किस तरह से देखते हैं भारतीय बाजारों में ज्वेलरी डिमांड? मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल, कुणाल जी ने और सुराना जी ने जो बातें बताई उससे ये तो बहुत ही क्लियर है कि फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा गोल्ड को लेके बुलिशनेस दिखा रहा है। और इसके पहले भी हम लोग ने जब इंटरव्यू किए गोल्ड के लिए, तब से हम लोग बुलिश में बैठे थे। अब जब गोल्ड का रेट 70-75,000 था, तब 1 लाख और 1 लाख से ऊपर का अनुमान था, और वो अभी 2025 में ही क्रॉस कर गया और 1,37,550 अभी आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो अनुमान हम लोग ने लगाए थे वो पूरी तरह से सही है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और पहले और अभी में एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देख रहे हैं। अभी एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाना, कहीं ना कहीं आप देखिए ट्रंप जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके जाते हैं, या जो देश किसी पावरफुल देश की बात नहीं मानता है
तो संयुक्त राष्ट्र परिषद को भी दरकिनार करके इस तरीके से जब कोई कंट्रोल करने को देखता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, और जब कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो 100% इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में तो सीधे सीधे जाता है। ये तो निश्चित तौर पे कि तेल को काबू करना ये इसके पीछे का मंशा थी, लेकिन तेल के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर को ये आगे और मुझे लगता है कि बुलिशनेस की तरफ लेके जाएगा। और अभी आपने आज ही मैं ट्रम्प का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, वो भी ग्रीनलैंड की तरफ भी उन्होंने अपना नजर गाड़नी शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की शिप्स वहां पे है, उस वजह से उन्हें अनसिक्योरिटी लग रही है। तो सिक्योरिटी ये वर्ड के तहत कोई भी अगर किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरह के सैंक्शन या इस तरह से अटैक करके उनके राष्ट्रपति को लेके जाना, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। और जब कभी भी चिंता आती है तो गोल्ड और सिल्वर 100% बढ़ेंगे। और रही बात 2026 में, तो 2026 में मुझे अभी भी लगता है कि गोल्ड, हमने तो $5,000 का इंटरनेशनल मार्केट में प्रिडिक्शन किया था, लेकिन अभी 5,000 भी बहुत छोटा फिगर लगता है। अगर $6,000 भी क्रॉस कर लेता है 2026 में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑल राइट। और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में फिर आप क्या देखेंगे, क्योंकि अब ये इतना महंगा होता जा रहा है कि ज्वेलरी का रिएक्शन कैसा रहेगा? देखिए मनीषा जी, जब कभी भी गोल्ड के रेट अचानक बढ़ते हैं तो थोड़ा फिजिकल मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, बट एक 2 महीना 3 महीना जब स्टेबिलिटी आ जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये गोल्ड ने अभी ये स्टेबिलिटी कर ली है, अब गोल्ड इससे नीचे जाएगा नहीं। या थोड़ा सा कस्टमर्स क्या होता है, जब कभी भी कोई बुल रन होता है तो एक करेक्शन या एक ऐसा करेक्शन जिसमें उन्हें वो एंटर करने का मौका मिले, उसको एक ढूंढते रहते हैं। तो यही चीजें जिस तरीके से ट्रेडर्स ढूंढता है, वैसे ही पब्लिक भी ढूंढती है। तो जब कभी भी सोने के भाव थोड़े से भी नीचे आते हैं ना, तो एक प्रकार से लोग रुक जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी और नीचे आएगा। लेकिन तेजी में नॉर्मली लोगों को ये मानसिकता बन जाती है कि सोने के भाव और बढ़ने वाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पेक्ट आता है। अगर मैं इंपोर्ट के फिगर्स पे भी जाता हूं तो 812 टन के अगेंस्ट में इस बार 700 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। अगर पिछले साल से मैं देखता हूं तो 100 टन का इफेक्ट आया है, लेकिन ये वॉल्यूम वाइज आया है। वैल्यू वाइज देखते हैं तो करीब करीब 40 to 50% बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इम्पैक्ट आता है, लेकिन बाद में स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है गोल्ड और सिल्वर को। इस वजह से ये यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटीज के तहत भी लोग अपनी एक सेफ हेवन सोचते हैं, अपनी सिक्योरिटी सोचते हैं। ऐसी कई चीजें जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का फिजिकल मार्केट कभी भी मुझे नहीं लगता है कि फर्क आएगा। उल्टा मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पेपर गोल्ड या और ETF में लोग खरीद रहे हैं, और उसका अनुमान अगर मैं उसका तुलनात्मक देखता हूं तो वो जिस दिन वो डिलीवरी के मोड पे आ जाएगा तो सिल्वर और गोल्ड जहां आ जाए डबल भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओह वेल, एब्सोल्युटली, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पेपर बाइंग है अगर वो डिलीवरेबल में यहाँ पर आ जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। राजेश जी, एक जो बड़ा ट्रेंड हमने आता हुआ देखा वो लोअर कैरेटेजेस का था। क्या लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं लोअर कैरेटेजेस, या आपको लगता है कि 18-22 में अभी भी यहाँ पर ज्यादा भरोसा है? देखिए ये तो जिसका जैसा पॉकेट है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। हमने ये लोग भी ऐसे भी लोग देखे जिनका बजट पहले अगर 100 ग्राम का था, उन्होंने 150 ग्राम बजट इसमें बढ़ा दिया है खरीदारी करने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी शादियों में जो फिजूल जो खर्ची होती थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया, उस फंड को उन्होंने गोल्ड मार्केट में लाया। और कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका बजट नहीं बैठ रहा है तो उन्होंने लोअर कैरेटेज में गए हैं। जैसे आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से 9 कैरेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। वो इसीलिए किया गया था कि कम से कम वैल्यू में लोग खरीद सके। हाँ, एक चीज हम लोग देखते आ रहे हैं कि पहले वेडिंग्स जो ज्वेलरी थी वो केवल 22, 23 और 24 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादातर लोग पसंद करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे 18 कैरेट की वेडिंग ज्वेलरी भी ट्रेंड में है, और इस वजह से वो पॉकेट फ्रेंडली भी बनते जा रही है। और लोग क्योंकि वो डेली यूज नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा इसका जो चेंज है वो हम लोग देखते आ रहे हैं। पॉइंट टेकन। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली $5,000-6,000 प्रति टन भी पर आउंस भी यहाँ पर सोना जा सकता है, जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है अगर वो डिलीवरेबल्स पे आए तो और तेजी देखने को मिल पाएगी। और जहाँ तक इंडियन फिजिकल बायर, ज्वेलरी बायर की बात है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर कई सारे कैरेटेजेस की ऑप्शंस हैं, उसमें से चूज करता है। एक और मेटल जो यहाँ पर आज तेजी में बढ़ा है वो कुनाल कॉपर है। 2% की बढ़त, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं। देखिए, कॉपर में भी यही चल रहा है। अभी चाइना अपनी जो यूएस की ट्रेजरी की होल्डिंग है, आप ये अब हम हमारे दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइना में डिमांड है कि नहीं है, चाइना अभी क्या कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। चाइना कमोडिटी को बाय कर रहा है और सामने यूएस की ट्रेजरी को डंप कर रहा है।
उसके पास $700 बिलियन की ट्रेजरी का होल्डिंग है। अभी जैसे समझिए फॉर एग्जांपल आने वाले एक महीने में अगर चाइना $100 बिलियन वर्थ ऑफ कमोडिटी अगर बाय करता है तो कमोडिटी के प्राइस ऊपर आ जाते हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और वही टाइम पे $100 बिलियन की ट्रेजरी को बेचता है, यूएस की ट्रेजरी को, तो वहां पे बॉन्ड यील्ड और बढ़ जाएगी, तो यूएस को डबल साइड से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दिस इज यूएस वर्सेस चाइना। सो डोंट लुक एट डिमांड सप्लाई, अगर आप वो सब देखोगे या टेक्निकल चार्ट देखोगे तो ये कुछ पकड़ नहीं पाओगे। आपको समझना है कि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिलेटेड मूव्स है एंड दिस विल कंटिन्यू। सो मुझे लग रहा है कॉपर 1350 की ओर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, और कोई मंदी बंदी का मेरा व्यू नहीं है। राइट, मंदी वंदी का व्यू नहीं है, कॉपर में और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में कारोबार। और जैसे कुणाल हमें लगातार बताते रह रहे हैं कि चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर के तौर पर उभर सकता है और अगर वो कमोडिटीज खरीदे जिस तरह से वो खरीद रहा है तो बहुत तेजी सिर्फ उस एक फैक्टर की वजह से काफ़ी सारी टैंजिबल कमोडिटीज में देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ अब देखेंगे इंडिया में यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज and India Bonds presents Bond Street. बॉन्ड स्ट्रीट की अगर बात करें तो इस क्वार्टर और इस हफ्ते की शुरुआत यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स के दाम गिरने की वजह से है। जनवरी से मार्च में स्टेट इंडिकेटिव बोरोइंग कैलेंडर में यहाँ पर तेजी है और उसी वजह से बाजारों में हमने यहाँ पर ज़्यादा स्टेट इंडिकेटिव बोरोइंग कैलेंडर की वजह से यहाँ पर बनता हुआ देखा है। अगर ओवरऑल हम यहाँ पर देखें तो आरबीआई की तरफ से जो पेपर यहाँ पर आया था जिसके लिए जो मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद फ्राइडे को आया था, उस लिहाज से जो स्टेट ट्रेजरी है, जो स्टेट बोरोइंग कैलेंडर है, वो यहाँ पर हमने 5 ट्रिलियन रुपीस का बनता हुआ देखा है। जो मार्केट का एस्टिमेट था वो 4.5 ट्रिलियन का था और क्लियरली क्योंकि यहाँ पर नंबर ज़्यादा बड़े होते हुए नजर आए हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा। लेकिन ट्रेडर्स को ये भी लगता है कि आगे जाकर शायद आरबीआई यहाँ पर इंटरवेंशन करे कैप यील्ड्स को करने के लिए, तो पोटेंशियल बॉन्ड परचेजेस सेकेंडरी मार्केट में उस लिहाज से यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो यहाँ पर कल लॉन्च होने वाला है। इंटरेस्टिंगली जो लास्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था तो हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखी थी, 3 साल में ही पूरा का पूरा उठा लिया गया था। तो इस बार जो ये बॉन्ड इशू है ये 6 जनवरी को लागू हो रहा है और 19 जनवरी को यहाँ पर ये बंद होगा। अगर इशू साइज़ की बात की जाए तो वो 1000 करोड़ है। बेस साइज ऑफ कोर्स 500 करोड़ का है, लेकिन फेस वैल्यू यहाँ पर हमने 1000 करोड़ की बनते हुए देखी है अगर इसको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन देखी जाए तो। अब यहाँ पर इसको AA- की रेटिंग दी गई है, स्टेबल आउटलुक, और यहाँ पर बताया गया है इसे इकरा और केयर की वजह से। साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली जो अगर आप इसका फुल ऑल टेन्योर देखें तो ये 24, 36 और 60 महीने के लिहाज से है। जिस तरह से हम समझते हैं और जो पेपर बताता है उसके लिहाज से जो इसका इस्तेमाल है पैसे का जो रेज किया जाएगा वो कर्ज चुकाने में होगा और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट ज़रूरतों के लिए भी इस फंड को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली कल जब वो यहाँ पर इशू खुलता है, किस तरह से वहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर बाजार वॉच करेगा। CNBC आवाज and India Bonds presents Bond Street.